जी ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू है। अवैस भाई, सिर्फ एक दफा मुझे क्लियर कर दें आप कि आवाज बिल्कुल ठीक है। जी जी, आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, ओके जी। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूं और उसके बाद मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और वो स्क्रीन पे आपको विजुअल्स के साथ चीजें समझ में आएंगी कि अब मैं बताने आपको क्या जा रहा हूं। ठीक है, कॉपी पेंसिल सामने रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में है कि आपके पास कुछ होना चाहिए, ताकि आप अपने लिहाज से, हर बंदे का अपना तरीका होता है लिखने का, तो आप जब लिखेंगे तो आपको जाहिर अपने तरीके से आप चलेंगे। तो मैं अभी जो है वो बिल्कुल आप लोगों को भी म्यूट कर दूंगा। और जी मैं म्यूट करने लगा हूं आप लोगों को। जी ठीक हो गया। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और वो मेरी अपनी मोबाइल की स्क्रीन होगी। उसके बाद मैं आपको एक जो है वो आगे बताऊंगा आगे क्या करना है। जी आपके पास एक स्क्रीन शो हो रही है, और एक दफा मैं ये क्लियर कर लूं। जी आपके सामने स्क्रीन आ चुकी होगी, और अभी मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट करने लगा हूं, बिल्कुल बाकायदा तौर पे। अच्छा जी, यहाँ पर आप, अच्छा अगर कोई आवाज ना आए तो मुझे चैट में बता दीजिएगा कि भाई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अभी आपको म्यूट कर दिया और मैं अभी अलाउ नहीं करने वाला आपको कुछ भी कि आप कुछ बोलें। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा, बेसिक्स क्या होती हैं ये देखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे एक छोटे से बच्चे को पढ़ाया जाता है उस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। बेसिक का मतलब क्या है, इसको मैं किस तरह डिफाइन कर सकता हूं? का मतलब ये है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां एक बंदा, जैसे एक बच्चा पैदा होता है और जब पैदा होने के बाद हम उसे कहते हैं कि यार ये कितना छोटा बच्चा है और ये बिल्कुल गुनाहों से पाक है, इसने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया होगा, तो ये बिल्कुल अभी गुनाहों से पाक है, इसको कुछ नहीं पता जिंदगी के बारे में, तो वो एक जीरो लेवल से अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है। बिल्कुल आपने भी जब किसी भी फील्ड के अंदर जाना होता है तो आप पहले वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपकी एक बेसिक, एक बेस तैयार होती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोग जब कभी भी जो है वो अपने जिस्म की बात करते हैं, अपनी बॉडी की बात करते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार 206 से 208 हड्डियां हो सकती हैं हमारे जिस्म के अंदर, और आप जो है ये कहते हैं अच्छा यार ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा, हमारी एक बेस है, हमारा एक समझ लें कि एक रूट है या एक स्टैंड है हमारा, जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हैं। तो बेसिक जाहिर है जब तक आपको नहीं पता होगी, किसी भी फील्ड की बेसिक नहीं पता होगी, उसके रूट्स नहीं पता होंगे, उसके फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे, उसकी बुनियाद नहीं पता होगी। जैसे आप एक घर बनाते हैं, पहले आप उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद आप चाहे टाइलिंग करें, चाहे आप उसके अंदर खूबसूरत सी सीलिंग्स बनाएं, चाहे आप उसके अंदर जो मर्जी फिर करते फिरें, लेकिन उसके एक स्ट्रक्चर, उसकी बुनियाद, उसके ग्राउंड्स पहले तैयार किए जाते हैं, उसकी बुनियाद तैयार की जाती है। उसके बाद फिर हम जाहिर है उसको उसको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ हम उसको एक्सटेंड करते हैं, हम उसके अंदर एक्सटेंशन लेके आते हैं, उसमें प्रमोशन लेके आते हैं, उसके अंदर बेटरमेंट, बेहतरी लेके आते हैं। तो बिल्कुल हमने जो है वो पहले बेसिक समझनी है, और बेसिक समझना हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर समझ में नहीं आती तो फिर जाहिर है हमारे लिए बड़ा मसला है। अच्छा जी, बात यह है सर के हमारे पास पास जो है कुछ कंटेंट्स हैं। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने उस कंटेंट में लिखा है कि व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या है, हम इसको
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। जी जी जैन भाई, आवाज आ रही है आपकी, अच्छा बट ठीक है बीच में से ठीक है। आपकी आवाज जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप आ सर रही जी है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। मैं असल में ना इट्स आजकल ओके। ये जैज का जो मामला है वो जब से मर्ज हुई है वारिद के साथ, उन्हें हमें भी मर्ज कर दी है, तो वो चलिए। उस वजह से थोड़ा से मामला हुए होंगे। तो अभी मुझे बताएं आप, मुझे आमिर भाई आप ही कांटेक्ट में हैं, आप ही मुझे बता दें कि मैं कहां तक था, किधर पहुंचा था, मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट आगे उसको सर स्टार्ट अभी करूँ। जब जी आपने सर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी ना, तो बस वहीं से थे और फिर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। बिल्कुल आप बता रहे थे क्रिप्टो और ठीक हो, फॉरेक्स में। ठीक है ठीक है ठीक है, जी बस मैं बिल्कुल शुरू से दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ, कोई जी ऐसा जी। मसला नहीं। ठीक ठीक है है जी। जी, मेहरबानी, मैं मेहरबानी। बल्कि जी मैं जो है वो माइक अभी ऑफ नहीं कर रहा, कोई मसला हो तो आप बता दीजिएगा अभी। चलिए चलिए, कोई, ठीक है। ठीक है, ओके। चल चल जी, ठीक हो, ओके। आप काइंडली आप सब लोग अपना माइक खुद ऑफ कर दें। जो जो बंदे का माइक जो है यहाँ पर ऑन है वो उसको खुद ऑफ करे, ताकि अगर कोई मसला हो तो मेरी तरफ से अलाउ हो, आप बीच में कह सकते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। आप खुद से अपने माइक ऑफ करें, मैं यहां से करूंगा तो टोटली ऑफ हो जाएगा। काइंडली अपने माइक खुद से ऑफ कर दें, थोड़ा सा जूम का इस्तेमाल सीख लें कि जूम को कैसे यूज करते हैं, ताकि मैं बीच में मेरी आवाज कट जाती है, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको दोबारा से बताऊं। जी आवाज आ रही है, मैं स्टार्ट करने लगा हूं अवैस भाई। अवैस भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जी जी जैन भाई, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही। ओके चलें जी, ठीक हो गया। ओके मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। बिलाल भाई आपने ही बताना है मुझे कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर सबके साथ हो गई है। जी बिलाल भाई आपसे ही सवाल है। बिलाल भाई मेरी स्क्रीन शेयर है। जैन भाई शेयर आपकी स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके चल जी, ठीक ठीक हो गया। ओके ओके ओके। अच्छा अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया कि कभी भी किसी भी चीज की जब आपने बेसिक लेनी हो तो आपको पहले जाहिर है उसको रूट लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। आप आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अच्छा अभी मेरे सामने जो है वो फोरेक्स की एक जो है वो मौजूद है डेफिनेशन, मैं आपको बता देता हूं। देखें मैं थोड़ा सा वैसे साथ साथ बताता रहूंगा, इसके अंदर इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताता हूं। अच्छा फोरेक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, मैंने जाहिर आपको पहले भी बताया था, और एब्रीवेटेड जाहिर उसका एक मुखफ़फ़ है, और एज फॉरेन एक्सचेंज जाहिर उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। कैन बी एक्सप्लेन्ड, हम इसको वाजिया कर सकते हैं, ये मैं अभी ट्रांसलेट करके आगे बताता हूं। एज अ नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क क्या होता है? हर वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा लोग आपस में लिंक्ड अप होते हैं, हर वो सिस्टम जहां पर बहुत ज्यादा लोग आपस में लिंक्ड अप होते हैं किसी खास मकसद के लिए, अब वो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे जैज का नेटवर्क, वहां पर जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो आपस में जो है वो जाहिरा लिंक्ड अप होते हैं, कॉलिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, तो जाहिरा वो एक नेटवर्क है। इसी तरह डॉक्टर्स का नेटवर्क हो सकता है, इसी तरह प्रोफेसर्स का नेटवर्क हो सकता है, जहां पर बायर एंड सेलर होते हैं। बायर कौन है? जो खरीद रहे हैं। सेलर कौन है? जो बेच रहे हैं। अच्छा हु ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करते हैं करेंसी को, जाहिर है वो करेंसी को बिटवीन वन अनदर, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं एट एन एग्रीड प्राइस। एक कहता है कि अच्छा मैं इस प्राइस पर खरीदूंगा, एक कहता है मैं इस प्राइस पे बेचूंगा। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे समझाता हूं। आप लोगों ने अक्सर पेमेंट गेटवे यूज किया होगा, मनीग्राम का या वेस्टर्न यूनियन का, या आपने ट्रांसफास्ट का यूज किया होगा, ऐसे आपने नाम बिल्कुल सुने होंगे। आपने जो है वो रॉयल एक्सप्रेस, एचबीएल एक्सप्रेस, रिया, डॉलर ईस्ट, इस तरह के काफी नाम सुने होंगे। तो आप जब किसी भी एक्सचेंज में जाते हैं, आपने रावी एक्सचेंज का नाम भी सुना होगा, थ्रू आउट द पाकिस्तान काम करते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आप जाके उसे कहते हैं काउंटर पे, जो वहां पर काउंटर पे बंदा बैठा होता है, आप उसको जाके कहते हैं कि यार ये मेरी करेंसी है, मैं ये आपको देना चाहता हूं, मतलब ये मैं आपको बेचना चाहता हूं, और आपसे मैं ये वाली करेंसी जो है वो खरीदना चाहता हूं। अब आपको वहां पर उसकी स्क्रीन पे एक रेट चल रहा होता है।
अब वो फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपने कहा मैंने 1 रुपया आपको देना है और 1 रुपया वो कहते हैं जी हम 0.90 पैसे में खरीदेंगे आपका 1 रुपया। अब वो जो 10 पैसे हैं वो कहां जा रहे हैं? वो भाई वो अपने प्रॉफिट के तौर पर वो आपसे थोड़ा सा सस्ता लेंगे ताकि जो उनके अपने मैनेजमेंट के मामलात हैं, जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो उनके अपने सैलरीज हैं, उनके जो है वो जो ब्रोकरेज हाउस के चार्जेस हैं या जहां पर वो काम करते हैं उनके जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हैं, जाहिर है उन्होंने आपसे ही पूरे करने हैं ना, तो वो आपसे खास रेट पे खरीदेंगे और आपको उसके बदले में जो उस वक्त रेट चल रहा होगा उसके बदले में आपको जो भी करेंसी चाहिए होगी जो आप खरीदना चाह रहे हैं उनके रेट के मुताबिक जो जिस पर वो बेच रहे हैं आप उसको उस रेट से खरीद लेंगे। मैं इसको आसान कर देता हूं कि आप एक जगह पर गए, आपने जाके कहा यार मुझे 10,000 रुपए के जो है वो डॉलर्स चाहिए। अब आपने जब कहा कि अच्छा 10,000 के डॉलर है तो उन्होंने वहां पर एक रेट रखा, उन्होंने कहा अच्छा यार 200 रुपए का हम डॉलर बेच रहे हैं, इस 200 के हिसाब से 10,000 में आपके इतने डॉलर बनते हैं, वो आपको वो डॉलर दे देंगे। इसका मतलब है कि ये उस वक्त में एक मार्केट प्राइस होगी, इसको हम आसान अल्फाज में मार्केट प्राइस बोलते हैं, या इसको हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आप उनके पास गए, आपने एक करेंसी उनको दी, दूसरी करेंसी उनसे ले ली, अब उन्होंने जो करेंसी पर वो आपको जिस रेट पर वो करेंसी बेच रहे थे उसका एक मार्केट रेट था, उसकी एक मार्केट वैल्यू थी, उसकी एक मार्केट प्राइस थी, उस प्राइस पे उन्होंने आपको वो बेच दी। अब उन्होंने जो आपके साथ किया या जो आपने उनके साथ किया ये एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को ही फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी ही बोलते हैं। मतलब अगर आपने एक पैसा किसी को दिया, आपने उससे दूसरा पैसा लिया, ये आप तमाम फिजिकल चीजें कर रहे हैं। एक बात मेरी जहन में रख लें, दिमाग में बिठा लें, अच्छी तरह बिठा लें कि ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी कि जो है अवैस भाई मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, ओके। अच्छा, आपने एक चीज है वो भूली कि जब भी हम ये चीज मतलब जब मैं ये बातें चीजें बताऊंगा तो आपने ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी कि करेंसी जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। अच्छा, एक करेंसी वो है जो डिजिटल करेंसी है, मतलब आगे जाके मैं डिस्कस भी करूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसको मैं वर्चुअल करेंसी कहता हूं या जिसको मैं जो है वो क्रिप्टो करेंसी कहता हूं या जिसको मैं ऑनलाइन करेंसी कहता हूं। एक करेंसी वो है जो हार्ड कैश की शक्ल में है, जैसे आपकी जेब में अभी 10 रुपए है या 100 रुपए है या 400 रुपए है या 1000 रुपए है या 10,000 रुपए है, ये एक हार्ड कैश है, ये एक फिजिकल मनी है, ये एक टेंजिबल मनी है। टेंजिबल मनी उस चीज को कहते हैं जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें, जिसको आप सेंस कर सकें। अब ये जो करेंसी है इसको फियाट करेंसी बोलते हैं। देखें, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, आप भले बोर हो रहे हो, मतलब मुझे उम्मीद है कि बोर तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जान के बहुत सी चीजें जान के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तफसील नजर आए, आपको तफसील समझ में आए कि अच्छा जैन भाई ये बात कह रहे हैं। तो याद रखें कि जो फियाट मनी है वो फिजिकल मनी है जो आपकी जेब में पड़ी है, एक वो है जो आपकी जेब में तो नहीं है पर आपके मोबाइल की एप्लीकेशन में जरूर पड़ी है। जाहिर ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का दौर है, ये फाइन टेक का दौर है। आप घर में बैठे एक्साइज के जो है वो ट्रांसफर फीस पे कर रहे हैं, आप घर में बैठे जो है वो किसी को जैज कैश कर रहे हैं, आप घर में बैठे जो है वो अपने घर का बिल पे कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, ये इसको फाइन टेक बोलते हैं। तो जो कुछ चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप घर में बैठे पिज्जा मंगवा रहे हैं, आप घर में बैठे जो है वो पिक्चर्स मंगवा रहे हैं, आप घर में बैठे जो है वो किसी बंदे को कह रहे हैं मेरे इतने बर्गर भेज दो, सबवे मंगवा रहे हैं, कभी आप हार्डीज मंगवा रहे हैं। कहने का मकसद आपको ये है, बताने का मकसद आपको ये है कि वो जो आप कर रहे हैं वो ऑनलाइन है। तो जो फॉरेक्स है ये भी एक ऑनलाइन एक्टिविटी है, इसमें आप किसी भी एक्सचेंज में नहीं जा रहे, इसमें आप किसी भी जो है वो मनी ग्राम के किसी रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में नहीं जा रहे कि जाओ यार ये मेरे पैसे हैं मुझे दूसरे दे दो। यहां पर आप एक मार्केट में एक्सचेंज कर रहे हैं और उस मार्केट को OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर। OTC ओवर द काउंटर, जो कि 1971 से 1975 में वर्ल्ड वाइड दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हुई। एक बात फिर बताता हूं, जब भी कोई भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे करेंगे रेलिवेंट टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रेलिवेंट टू करेंसी मार्केट, आप OTC की मार्केट में काम करेंगे, ओवर द काउंटर बुलेटिन बोर्ड पे काम करेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब तक ये बेस नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम बेस पे लगता है। आपको पता होगा
जब आप में से कुछ लोग टीचर्स भी होंगे, आप में से कुछ लोग जो है वो स्टूडेंट्स भी रहे हैं, जाहिर है मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, आज भी स्टिल स्टूडेंट हूँ, मरते दम तक भी स्टूडेंट हूँ। तो आपको पता होगा कि जब हम टीचर्स के पास जाते हैं तो अच्छा टीचर वो होता है जो पहले 2 4 5 लेसन में काफी देर लगाता है, वो बहुत ज्यादा आपको डीपली बताता है, फिर आहिस्ता 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 फिर आपका एक रिदम बनता है, आपका एक मामला बन जाता है, आपका सिस्टम बन जाता है, आपकी टीचर से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, फिर आपको टीचर की चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो मैं आपको तफसील इसलिए बता रहा हूँ, डजंट मैटर आज चाहे 4 स्लाइडें पूरी क्यों ना हो 1.5 घंटे में, कोई मसला नहीं है, अगली 4 अगले सेशन में हो जाएंगी। कोई हमारे पीछे गाड़ी नहीं लगी, कोई हमारे पीछे जो है वो कोई 15 की कॉल नहीं चली हुई कि हमने भाई आज ही सारा कुछ खत्म कर देना, बस जी जैन साहब आज ही करवा दें। और आप में से अक्सर ऐसे लोग होंगे, और मैं यकीन माने 70% ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे बस 4 दिन में सब कुछ आ जाए। तो जनाब मोहतरम, ये 4 दिन का काम नहीं है, ये शायद 400 दिन का भी काम नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको चीजें मैं समझाऊं। आगे चलते हैं। मैंने देखे अपने अपने अल्फाज में नीचे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है फॉरेक्स इज अ सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। फॉरेक्स एक एग्रीमेंट है या एक एक्टिविटी है या एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक करेंसी से हम दूसरी करेंसी में जाते हैं फॉर कंसीडरेशन, जाहिर हमें फायदा होता है। आप एक एकेडमी में पढ़ने जाते हैं, आप जाके उधर कहते हैं कि यार भाई सर जी मैंने ना आपसे पढ़ना है। उसने कहा जी क्या पढ़ना? आपने कहा जी मैंने अकाउंटिंग पढ़नी है सर, मैंने बायोलॉजी पढ़नी है। उसने कहा ठीक हो गया सर, आप पढ़ लें मेरे से। उसने कहा कि आप क्यों पढ़ने आए हैं? उसने कहा सर इसलिए पढ़ने आया हूं क्योंकि मैंने पेपर पास करने हैं। और जाहिरा उसको आपसे फायदा नजर आ रहा है, और ये कि आप उसके टीचर होंगे, आप उसको पढ़ाएंगे और वो पास हो जाएगा, आपको उससे फायदा फीस की मद में नजर आ रहा है। तो दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट देखें, एक होता है लीगल एग्रीमेंट, एक होता है सोशल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट ये होता है कि जिसके अंदर आप लोग जो है वो लीगली तौर पे मतलब किसी से एग्रीमेंट करते हैं कि यार मैंने ना तुम्हारे साथ ये लेन देन करना है, और आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, उससे आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक होता है सोशल एग्रीमेंट जिसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस आपका लेन देन होता है, और वो मोहब्बत प्यार का लेन देन होता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अभी समझ आ जाएगी। देखें, एक होता है सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आपने मुझे मेरी जो है मैंने आपको अपनी शादी पे बुला लिया, और अगर आपने मेरी शादी पर नहीं आया आप, तो मैं क्या आपके घर आके जो है वो लड़ना शुरू कर दूंगा कि भाई आप मेरी शादी पे नहीं आए? तो ये सोशल एग्रीमेंट है जो हम दिन में 10 दफा लोगों से प्रॉमिस करते हैं। एक होता है कि लीगल एग्रीमेंट जिसमें हम रिटर्न करते हैं। तो याद रखें कि ये भी एक एग्रीमेंट है, और जिसमें हम एक ब्रोकर के साथ या एक प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, और वहां पर जाकर हम जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो फॉरेक्स भी एक एक्टिविटी है, फॉरेक्स एक बेनिफिट है, और जाहिर है हमें नीड ऑफ यूजेज है, हमने उसको यूज करना है, और हमारी ये डिजायर है टू अर्न प्रॉफिट, के हमें प्रॉफिट कमाना है विद प्राइस डिफरेंसेस। जाहिर है जब प्राइस में फर्क आएगा, अगर मैंने 2 रुपए की चीज खरीदी है तो वो 4 रुपए पे जाएगी, और मैं 4 रुपए पे अपनी ट्रेड बंद कर दूंगा, या 4 रुपए में मैं बेच के वहां से आ जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो समझने वाली हैं। फिर देखिए मैंने लिखा हुआ है पॉइंट टू नोट, इन फॉरेक्स ट्रेड इज परफॉर्म्ड, ट्रेड परफॉर्म की जाती है या एग्जीक्यूट की जाती है किसकी शक्ल में जनाब? पेयर्स की शक्ल में। जाहिर है जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड का मतलब है तिजारत, हमारे नबी का भी पेशा था। तो तिजारत में होता गया लेन देन, और लेन देन जाहिर है कुछ ले रहे हैं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई प्रोडक्ट आप उससे ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हैं। एक बंदे से आप 2 मोबाइल खरीद रहे हैं, उसकी मद में आप उसको 80,000 रुपया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भी आपसे एक प्रोडक्ट ले रहा है पैसों की शक्ल में, एक आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं मोबाइल की शक्ल में। तो यहां पर भी ज़ाहिर आपकी लेन देन हुई, आपकी ट्रेड हुई। इसको स्वैप बोल लें, इसको एक्सचेंज बोल लें, इसको बार्टर बोल लें। इसमें जो कॉमर्स के लोग होंगे या जिन्होंने बिजनेस माशाल्लाह पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि बार्टर एक सिस्टम होता है और उसमें एक्सचेंज होती थी। पुराने वक्तों में पैसा तो होता नहीं था, तो ये तो पैसे का मामला जो है ये जाकर कहीं शुरू हुआ है 1875 में, 1880 में। और अगर मैं इससे भी पीछे चला जाऊं, वैसे तो ये 5000 साल पहले ही स्टार्ट हो गया हुआ है। ये एम्स्टरडैम में स्टार्ट हुआ था। नीदरलैंड, आपको पता होगा नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो एम्स्टरडैम है, और नीदरलैंड जो है वो यूरोप का एक हिस्सा है और वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है। तो आपको पता ही होगा इन चीजों का। तो वहां से ये एम्स्टरडैम से 5000 साल पहले जो है ये फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद भाईजान 1875 में, 1880 में फिर जाहिर है कमोडिटी बैक्ड करेंसी भी आ गई है। एक बंदा होता था वो जो है सोना ले जाता था किसी माइनर के पास या किसी मिंटिंग करने वाले के पास कि भाई ये मेरे से सोना ले लो और ये सोना रखो और मुझे इसके बदले में कोई नोट बना दो। तो वो नोट बना के उसको दे देता था, वो जाता था, उसने उसी नोट से फिर बाइंग करनी, सेलिंग करनी, और फिर जब आप उसको वापस करने वो जाता था, कहता था भाई ये लो, ये नोट मैंने तुम्हें वापस कर दिया, मेरा सोना मुझे वापस कर दो। तो ये जो चीजें से इसको कहते हैं कमोडिटी बैक्ड करेंसी। ये आज से
आप इसको ऐसे कह लें 200 साल, 250 साल, 240 साल, 250 साल पीछे की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये चीज बड़ी अच्छी तरह आपको समझनी है कि हम ये जो मैं जो आपको ये जो हिस्ट्री वगैरह बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि जब आप किसी माहौल में घुस गए हैं तो आपको उसके बारे में पता इसलिए जरूरी है कि कल को जब आप उसमें ट्रेड करेंगे और आप कहीं पर बैठेंगे, आपसे एक बंदा सवाल करेगा, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने मुझसे जिंदगी में एक दफा सवाल किया कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा जी मेरा नाम जैन है। उसने कहा जी आपके नाम का मतलब क्या है। मैंने कहा जी मुझे क्या पता मेरे नाम का क्या मतलब है। तो उसने कहा, वो हंसने लग गया, उसने कहा यार कैसे बंदे हो कि तुम्हारा नाम जो है, शायद मैं तब काफी छोटा था, मेरी शायद इस तरह की रिसर्च नहीं थी, स्क्रूटनाइज मैंने इन चीजों को नहीं किया था। तो मुझे उसने जब ये सवाल किया कि भाईजान आपका नाम का मतलब, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन मसला ये है कि वो शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई और मैंने दिल पे भी लगा ली। मैंने ये नहीं किया कि उसने पूछ लिया बस जान छूट गई, मैंने फिर उसको सर्च किया। जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे पता चला अच्छा यार इसका मतलब जीनत होता है, जीनत मीन खूबसूरती, और जैन का ये भी मतलब होता है इल्म की रोशनी देने वाला। तो ये आप नेट पे चीजें सर्च भी कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वैसे ही शोभा दिया। 12 साल से मैं टीचिंग करता आया हूँ और 12-14 साल मैं खुद सेकंड ईयर में था जब मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाता था। तो फिर आहिस्ता 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 मामला ऐसे बने कि अब इस फील्ड में आ गए और 4-5-7 साल होने लगे हैं, अब हम इस फील्ड का हिस्सा हैं। कहने का मकसद है कि आप शायद मेरी बातों से बोर हो रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको बोर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री किसी वजह से बता रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज जनाब मोहतरम ये है कि मैं ये चीजें आगे जाके आपको जरूर बताऊंगा कि जो हमारी जो ट्रेड है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो फॉरेन मार्केट है, ये इसमें जो अमेरिका का यूएस डॉलर है या जो यूनाइटेड स्टेट्स करेंसी है या जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, ये सबका बाप माना जाता है। समझ लें, इसको मैं आसान करता हूं। आपने कभी खाना अच्छे रेस्टोरेंट में खाया होगा, कभी नहीं, हमेशा खाया होगा, आप खाते भी होंगे। और आपको पता होगा आप कभी किसी कैफे में जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, तो वहां पर वो कहते हैं यार ये उनका ना सिग्नेचर मील है। आप पूछते हैं यार ये सिग्नेचर मील क्या होता है। उसने कहा कि यार ये हमारे ही रेस्टोरेंट में बनता है और कहीं नहीं बनता, और जो इसकी रेसिपी है वो हमारे पास ही है। उन्होंने कहा अच्छा आपके पास का मतलब है कि उनकी वो फ्लैगशिप वो उनके लिए उनकी फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप का मतलब उनकी एक पहचान है, मतलब समझ लें कि वो उनकी एक मेन चीज है जिसको उन्होंने अपने पास होल्ड किया हुआ है कि ये हमारी स्पेशलिटी है, ये सबसे बेहतर हमारे पास ही है। जैसे सबसे बेहतर मटन कढ़ाई जी बट कढ़ाई के पास, वो कहता है जी हमारे पास ही है। अब तो खैर सब डिक्लेयर करते हैं, बड़े बड़े टेस्ट आ गए हैं। जो है वो आपको जो है उधर पाकेशिया मिल जाएगा आपको, वहां पर जो है वो बट कढ़ाई मिलेगी आपको, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। लक्ष्मी जाएंगे जो लाहौर के रहने वाले हैं, तो आप हर बंदा ज़ाहिर डिक्लेयर करता है कि टेस्ट वहां का अच्छा है। तो वहां के काफी टेस्ट अच्छे भी हैं, बिल्कुल पाकेशिया का बड़ा अच्छा टेस्ट है, बट कढ़ाई का बड़ा। कहने का मकसद बताने का आपको ये है कि हर एक की एक सिग्नेचर होती है, एक पहचान होती है। इसी तरह जो फॉरेक्स है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है, जो फ्लैगशिप है, जो सबसे बड़ा बाप है, या जो सबसे ज्यादा जिसकी ट्रेड होती है या जिसका वॉल्यूम ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। समझ लें कि 80 to 85% जो ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है। और आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ये 6.6 से 7.1 ट्रिलियन की मार्केट है पर डे। मतलब पर डे इसमें 6.1 ट्रिलियन से 6.6 ट्रिलियन से 7.1 to 2 ट्रिलियन का बिजनेस होता है इस फील्ड के अंदर। और जिसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ज्यादा 1.5 से 2 करोड़ लोग करते हैं। 1 जो है वो 14.7 या 14.8 जो है वो मिलियन लोग इसको करते हैं, जिसमें से एक्टिव ज्यादा 9 से 10 मिलियन होंगे। मतलब 1 करोड़ लोग 7.5 अरब की आबादी में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसका इतना बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, तो मेरा बताने का, आपको बात करने का मकसद ये था, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूं कि ये जो मार्केट है ये आगे चीजें आपको मिल भी जाएंगी। ये एक मार्केट बहुत ज्यादा जो है वो बहुत बड़ी, एक हाई ट्रिमेंडस किस्म की है, जिसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा दूसरी चीज आपको जनाब ये बताने वाली है कि नेक्स्ट आपके पास ये हो गया। अच्छा आगे आ जाता है जी, आगे आ जाता है हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं। ये आपके सामने सारी चीजें आ रही होंगी। अच्छा जी, ये लें जी, ये क्रिप्टो करेंसीज पे आ जाते हैं। अच्छा आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो करेंसीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा फॉरेन एक्सचेंज की बनिस्बत, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि ये मार्केट, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में ऐसे है जैसे आटे में समझ लें नमक होता है। ठीक है, और वो किस तरह है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए क्रिप्टो करेंसीज को हम वर्चुअल करेंसीज भी कहते हैं। अगर किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, मैं ऑफ करूंगा तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे मेरे लिसनर सुन रहे हैं। काइंडली माइक ऑफ कर दें।
अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज जनाब क्या होती हैं? क्रिप्टो करेंसीज को हम वर्चुअल करेंसीज भी कहते हैं। देखें इसमें लिखा है क्रिप्टो करेंसीज आर आल्सो एज डिजिटल करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज और डिजिटल एसेट आर ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। अच्छा, इसके अंदर दो तरह की चीज होती है, एक कॉइन होता है, एक टोकन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, विच हैव बिकम अ सोर्स ऑफ गेटिंग प्रॉफिट विद ट्रेड प्राइस डिफरेंस। इसमें भी ऐसे ही होता है कि आपने बिटकॉइन उठाया और बिटकॉइन उठा के आपने खरीद लिया, आपने कहा जी मैंने 20,000, जो कि अभी 20,000, 100, 200 जो आप में अंदर ट्रेडिंग करने वाले उनको पता होगा बिटकॉइन अपनी 20,000 की स्पॉट पर मौजूद है। जिनको नहीं पता वो इस बात को इग्नोर कर दें। और इनको पता होगा कि अभी बिटकॉइन 20,500 पर रेजिस्टेंस ले रहा है। जिनको पता है उनको पता है, वो मेरे से एनालिसिस भी लेने होंगे, वो मेरे से पर्सनल में ले लीजिएगा। लेकिन जिनको नहीं पता वो समझे जैन भाई कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन है, ये जो बिटकॉइन हर बंदे ने सुना है। अच्छा, मैं आपको क्लियर करता चलूं जनाब, सारे लोग, मुझे ना अभी कुछ लोगों ने ना नोट भेजा था जिसमें मुझे ये बताया कि जी बिटकॉइन तो सर जी पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है। तो मैं उनको ये जवाब दे दूं, सुन लें, ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो। देखें, आपको पता होना चाहिए कि 16 दिसंबर 2014 में पाकिस्तान में आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक सुसाइडल अटैक हुआ था, जिसके बारे में फाइनसन ने, फाइनेंशियल क्राइम इंपावरमेंट नेटवर्क, फिर बता देता हूं, फाइनेंशियल क्राइम इंपावरमेंट नेटवर्क, ये एक यूएसए का इदारा है, वर्जीनिया अमेरिका में शायद इसका हेडक्वार्टर होगा। 1990 या मेरा ख्याल है 1995 की इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। आपने जो आप में से पेमेंट मेथड स्क्रील यूज करता है ना, उसको पता होगा इस बात का। वहां लिखा होता है पावर्ड बाय और मॉनिटर्ड बाय फाइनसन। तो फाइनसन अमेरिका का एक अदारा है जो ये बताता है कि अमेरिका की टेरिटरी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं करता, कोई फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं करता, कोई चोरी डकैती तो नहीं होती उसके माहौल को इस्तेमाल करके या उसके इन्वायरमेंट को, या उसके जैसे बैंक है, बैंक आपकी केवाईसी करवाता है, नो योर कस्टमर। केवाईसी क्यों करवाता है भाई? आप किसी तरह का बैंक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पैसे ही ना लेते रहे। अब मैं एक मिसाल देता हूं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में काम किया। मैं ऐसे बड़े लोगों को जानता हूं जिन्होंने वहां से लोगों से प्रीमियम लिया, प्रीमियम मीन सालाना पैसे लिए, और जाकर उनको बैंक में जमा नहीं करवाए, खुद ही रसीदें में आगे लोगों को देते गए, और बाद में 6-6 साल बाद पता चला कि उन्होंने तो जाकर वहां पैसे नहीं दिए, और फिर उन लोगों को एफआईए वाले उठा के ले गए। बात करने का मकसद बताने का यहाँ पर यह था कि जनाबे मोहतरम के लोग इस तरह की चीजें भी करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो इस्तेमाल करने में, और गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं। तो इस वजह से फिर फाइनसन एक दुनिया में अदारा है जो ये देखता है कि ऐसा कुछ ना हो। उसने ये रिपोर्ट दी थी 2014 में कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, और बड़ी वसूख के साथ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का बंदा हूं। जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लें। उन्होंने ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट दी थी फाइनसन ने, जो एक बहुत बड़ा जो है वो समझ लें कि अदारा है जिसकी काफी सुनी जाती है, या बड़ा ऑथेंटिक किस्म का अदारा है, मुस्तनद अदारा है। उसने ये रिपोर्ट दी थी कि भाई $1 बिलियन जो है वो तहरीके तालिबान को भेजा गया था, और वो बिटकॉइन की मद में भेजा गया था। बिटकॉइन को अगर तो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना, बिटकॉइन से ये हो जाएगा, बिटकॉइन को पकड़ लिया जाता है, बिटकॉइन को ये किया लिया जाता है, बिटकॉइन वो किया जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट मेथड है, या एक बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड किस्म का कॉइन है जिसको कोई भी बंदा कहीं से भी वॉच नहीं कर सकता। इसके सेंटर में कोई बंदा नहीं है, ये एक बस बायर है और एक सेलर है। हाँ, जब आप किसी एक्सचेंज पे करेंगे, जब आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, तो बिल्कुल वहां पर जाहिर उनके पास रिकॉर्ड जरूर होगा कि बिटकॉइन इधर गया और इधर आया, इतनी सप्लाई यहां पर हमने दी, इतनी डिमांड थी, लेकिन उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं होता किसके पास गया और किसके पास आया। डिसेंट्रलाइज्ड ये करेंसी है, याद रखें। और बिटकॉइन एक सिर्फ एक पेमेंट मेथड है, जैसे रुपया एक पेमेंट मेथड है ना आपके पाकिस्तान में, आप रुपया देते हैं, 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं, जो है वो अब तो 75 रुपए का भी नोट सुना आ रहा है, 100 रुपए का नोट जो है वो आप देते हैं, 200 का नोट तो होता नहीं है, खैर 500 का नोट देते हैं। इसी तरह बिटकॉइन भी एक नोट है, लेकिन ये फिजिकल नहीं है, ये एक डिजिटल नोट है, ये एक वर्चुअल नोट है जिसका एक एहसास है, बस वो डिजिटल है, लेकिन उसकी हकीकत नहीं है। उसके ऊपर कोई, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके बैंकिंग अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी शहर में फेरे हैं और आपको सुकून है,
आप कहते हैं कोई मसला नहीं भाई, क्या होगा, पैसे तो मेरी जेब में 500 रुपए है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं एटीएम मारूंगा, पैसे निकाल लूंगा। आपको सुकून है ना। इसी तरह बिटकॉइन भी एक सुकून है जो आपके वैलेट में पड़ा होता है। ये हम अगले सेशंस में जाके मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको अंदर घुसा दूंगा मैं इस फील्ड के अंदर। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको अंदर घुसा दूंगा इस फील्ड के। बात करने का मकसद ये है कि बिटकॉइन बस वो है, एक पेमेंट मेथड है। इसी तरह आपको बिटकॉइन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि दुनिया में सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी का आगाज कब हुआ है। देखिए, मैंने आपको फोरेक्स के बारे में बताया कि फोरेक्स जो है वो 500 साल पहले आई। फिर मैंने आपको बताया 1880 में, 1875 में इसके मामला शुरू हुए। फिर मैंने आपको बताया कि 1944 में दूसरी जंग अजीम के बाद 1939 टू 1945 तक ये आपको रही है। आपको पता है जंग अजीम, आपने विंस्टन चर्चिल का बड़ा नाम सुना होगा, आपको सारों को पता होगा विंस्टन चर्चिल। आपने वो सेकंड ईयर की बुक में भी पढ़ा होगा विंस्टन चर्चिल के बारे में। फर्स्ट ईयर हैरो एक प्रोज मिला करती थी, उसमें उसका जिक्र भी था, वही हीरो था वहां पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम उसी का दौर है। वो एक ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर था यूके का, तो उसके दौर की मैं बात कर रहा हूं कि जब दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, तो उसके बाद 44 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया था। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम ना आपको गोल्ड देंगे, आप हमें करेंसी माइन करके देना या मिंट करके देना या प्रिंट करके देना। उन्होंने कहा ठीक हो गया। उन 44 कंट्री ने अपने ममालिक के अंदर, कंट्रीज के अंदर, विद इन दैट टेरिटरी, उन्होंने जो है वो डॉलर को जो है अपना बाप बना लिया। मतलब डॉलर को उन्होंने अपनी पेमेंट मोड बना लिया या पेमेंट मेथड बना लिया, या उसको ऐसे कह लें वो बेस उनकी बन गई, बेस करेंसी बन गई। ठीक हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बना लिया। फिर उसके बाद 1971 में एक रिचर्ड नाइक्सन था, रिचर्ड नाइक्सन, वो जो है वो उनका प्रेसिडेंट था। उसने आगे कहा, अमेरिका की बात कर रहा हूं, उसने कहा नहीं जी नहीं, बस अब हर बंदा अपनी प्रिंटिंग करे या नोट के बदले में ट्रेड करो। और फिर उसके अंदर बाद में एक एग्रीमेंट बना, उसको स्मिथसोनियन एग्रीमेंट का नाम दिया गया। अब ये जो स्मिथसोनियन एग्रीमेंट है, स्मिथसोनियन एक वाशिंगटन डीसी के अंदर जू का नाम भी है, ये एक रिसर्च कॉम्प्लेक्स भी है, ये एक एजुकेशन सेंटर भी है, ये एक हॉस्पिटल भी है। ठीक है, वो 175 180 मेरे ख्याल 1846 की इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये ना स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, जिसमें 10 ममालिक आ गए, मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ। कनाडा बना लें, उसमें कनाडा था, उसमें यूके था, उसमें स्वीडन था, उसमें बेल्जियम था, उसमें जो है जापान था, उसमें इटली था, फ्रांस था, जर्मनी था, नीदरलैंड था, इस तरह के उसमें ममालिक थे। खैर, कहने का मकसद ये है कि वो एग्रीमेंट हुआ, फिर उसमें 10 ममालिक आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1994 में फॉरेक्स की ट्रेड ऑनलाइन हो गई। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर एक MT4 MT5, ये नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, मैंने सारी स्लाइडें आपकी तैयार की हुई हैं, वो क्या हुआ। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन की। देखें, बिटकॉइन 2009 में बना है, और 2009 में बिटकॉइन बना है, और 2009 में इसको बनाने वाला एक जापानीज डेवलपर था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ठीक हो गया। जिसके बारे में आज एक मिथ है, एक फैंटेसी है कि इसको लोग नहीं जानते कि ये कौन है। कुछ लोग कहते हैं मैं हूं। जैसे एथीरियम को बनाने वाले का नाम था वाइटलिक बटरिन। एथीरियम एक दूसरे नंबर पर वर्ल्ड वाइड दूसरा कॉइन है जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। ईथर, जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको पता होगा, जिनको बाइनांस का बड़ा शौक पड़ा हुआ है या होगा, उनको सब पता होगा। तो ईथर दूसरे नंबर पर है। उसने पिछले दिनों डिक्लेयर किया कि भाई मैं भी बिटकॉइन का बनाने वाला हूं, मतलब मैं सतोशी हूं। खैर, इस तरह काफी लोग हिस्ट्री में मिलते हैं। खैर, दुनिया में 13,000 कॉइन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, याद रखें, 12 से 13,000। आपने अगर कॉइन चेक करने हो ना कि दुनिया में कितने कॉइन एग्जिस्ट करते हैं, तो एक वेबसाइट है coingecko.com, COINGECKO। मैं आपको लिखा हुआ भी आगे चीजें मिल जाएंगी। फिर कॉइन मार्केट कैप है, ट्रेडिंग व्यू है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो बात की बातें। अच्छा, 13,000 कॉइन्स हैं, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और 550 से ज्यादा एक्सचेंजेस दुनिया में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया, ये यहां पर लिखा भी हुआ है। और क्रिप्टो जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इस वक्त 940 बिलियन है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि जिस मार्केट, फॉरेक्स की मार्केट में डेली 6.6 से 7.1 ट्रिलियन का बिजनेस होता है, यहां पर सिर्फ पूरी मार्केट ही 940 बिलियन की है। यानी कि 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। मतलब फॉरेक्स की मार्केट में डेली 6-7 हजार बिलियन ट्रेड होता है, और यहां पर ये टोटल मार्केट ही अभी 940 बिलियन पे है। और इसकी जो टोटल पीक जो लगा हुआ है ना, कि सबसे ज्यादा जो इसमें ट्रेड हुई थी, वो अक्टूबर 2021 में हुई थी, जब ये मार्केट 3 ट्रिलियन पर चली गई थी, 3 ट्रिलियन पे। ठीक हो गया। तो अभी ये मार्केट जो है वो 940 बिलियन पे खड़ी है, क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट दुनिया में सबसे ज्यादा जुतियां खा रही है। ठीक है। और जो तो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट पिछले 1 महीने में भी 37 से 38% नीचे गिरी है। ठीक है, तो उनको खैर इस चीजों का पता होगा। बहरहाल हम तो ट्रेड डेली कर रहे होते हैं, हमारे साथ तो ये चीजें लिंकअप होती हैं।
तो दूसरी चीज जनाब ये है कि नेक्स्ट आप पे आ जाते हैं कि मेजर डिवीजन्स क्या हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइज ऑफ टोटल मार्केट विद प्रोडक्ट डिवीजन। तो क्रिप्टो करेंसीज मैंने आपको बता दी, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, जाहिर है एक पेमेंट मेथड है, और फिर मैंने आपको सारी रिस्ट्रिक्शंस बताई कि क्यों लगी हुई हैं। फिर 2018 में पाकिस्तान में ये मामला बने कि जिसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी फिर कुछ दिन पहले इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। वजह यह है कि यहाँ से जब आप ट्रेड करते हैं, दुनिया की करेंसियां खरीदते हैं, तो आपकी करेंसी नीचे गिरती है। आपकी करेंसी नीचे गिरती है तो जाहिर ऑटोमेटिकली जो है वो क्यों गिरती है, क्योंकि आप जाहिर है अपनी करेंसी से बाहर की करेंसी बाय कर रहे होते हैं। तो जब वो आप बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड उनकी करेंसीज की बढ़ती है। जब बढ़ती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूएट हो जाती है। खैर ये टेक्निकल बातें आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, इस वजह से इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। आगे देखें, लिखा हुआ है करेंसी मार्केट प्रोवाइड्स यू अ प्रोविजन और अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड सेल विद मेजर क्रॉस एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर। एक बात मेरी याद रखें, 3 तरह के करेंसी पेयर होते हैं। जब भी आप फॉरेन करेंसी में जाएंगे तो आपको 3 तरह के पेयर मिलेंगे। एक पेयर मेजर करेंसी पेयर, एक पेयर आपको मिलेगा क्रॉस करेंसी पेयर, और एक पेयर मिलेगा आपको एक्सोटिक करेंसी पेयर। ठीक है, ये बिल्कुल वही बातें दोबारा आ गई। टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 6.6 ट्रिलियन से 7.1 है। 5 दिन में वीक में ये ट्रेड होती है, और ये 1700 ट्रिलियन से 1900 ट्रिलियन जो है वो ईयरली बेसिस पे ट्रेड होती है। मैं ये सिर्फ करेंसी मार्केट की बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखें अगर मैं वर्किंग डेज की कैलकुलेशन करूं तो ये 22 दिन बनते हैं महीने में ना। तो ये अगर मैं सालाना बात करूं तो शायद 260 264 दिन बनेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हम चले 6.5 से कर लें, 6.1 से कर लें, 6.6 से मल्टीप्लाई कर लें 264 को, तो ये गालिबन कोई 1900 से 1700 ट्रिलियन की मार्केट का ये वॉल्यूम बनता है। इसी तरह कोमोडिटी मार्केट है। देखिए कोमोडिटी वो चीज होती है, जैसे कि कोमोडिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, ये मार्केट आपको 50 से ज्यादा करेंसी पेयर की इजाजत देगी। आगे मैंने चीजें बताऊंगा, लिखी भी हुई हैं। कुछ ब्रोकर इसमें ना असल में ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, वो आगे जाके बताऊंगा, आपको भी समझ नहीं आनी। अच्छा, कमोडिटी मार्केट जो है जिसके अंदर हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, एनर्जी के अंदर, उसके बाद मेटल्स के अंदर। तो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो कॉफी, शुगर, वीट, मतलब आपको पता ही है वीट का, गंदम को, राइस, चावल, कॉटन, कपास, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो क्रूड ऑयल है। आपको पता होगा क्रूड ऑयल क्या होता है, जाहिर है उसके बाद हम 4 चीजें उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल है, या गैसोलीन है। गैसोलीन में आप कह लें पेट्रोलियम वगैरह है, या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या जो फ्यूल्स वगैरह हम जिससे बनाते हैं, जैसे सऊदी अरामको दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी बल्कि पेट्रोलियम और एनर्जी बेस्ड कंपनी है, या नेचुरल गैस कंपनी है। तो आपको गैसोलीन हम इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर अगर मैं मेटल में जाऊं तो इसके अंदर जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज मैंने बताया कि इस मार्केट में आप करेंसीज पर भी ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटीज पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब कमोडिटीज के 3 हिस्से हैं, एग्रीकल्चर मैंने बताया, कॉफी, शुगर, एनर्जी मैंने बताया, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, मेटल मैंने बताया, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम आपको पता ही होगा, प्लेटिनम एक सिल्वरी मेटल होता है। ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं गाड़ियों के, उसमें यूज होता है, क्राउन्स में यूज होता है, इस तरह की काफी मेटल्स में मतलब एक मेटल है, काफी ज्यादा चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर कॉपर है, ठीक है, जो है वो कॉपर आपको पता ही है, तांबे को कहते हैं। तो इस तरह की चीजें हम ट्रेड कर सकते हैं। और कमोडिटी मार्केट की जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 20 से 25 ट्रिलियन पर ईयर है। ये याद रखना है आपने कि ये 20 से 25 है, जबकि करेंसी 1700 से 1900 ट्रिलियन जो है वो उसके साथ वहां पर चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की तरफ। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है जाहिर है जो है वो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है। अब हमारे पास ना देखें स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा जी, जो स्टॉक मार्केट है ना, इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं, मत भूलिएगा। इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं, इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। जब आप नेट पे कहीं सर्च करें, आप कहें जी सर जी आपने तो स्टॉक का बताया था, आपने तो इक्विटी और करेंसी उसका जो है वो इक्विटी का बताया नहीं था, आपने तो जो है वो बस स्टॉक का ही बताएंगे, आप शेयर का भी नहीं बताया था। तो शेयर करें, स्टॉक करें, इक्विटी करें, ये एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जितनी भी मार्केट है इसको सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज जो कॉमर्स के बंदे हैं उनको पता होगा, खैर आगे जाके चीजें बताऊंगा, अभी परेशान नहीं करता, लेकिन आपने होना भी नहीं है, मैंने होने भी नहीं देना। अच्छा, दूसरी चीज भाईजान देखें कि दुनिया में 60 से ज्यादा एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक्सचेंज होगी,
ठीक हो गया। न्यूजीलैंड की अपनी होगी, स्विट्जरलैंड की अपनी होगी, लंदन की अपनी होगी, मतलब यूके की, यूनाइटेड ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लेकिन दुनिया में 60 एक्सचेंजेस हैं, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है, नीचे मैंने लिखा भी हुआ 60 स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्टेड वर्ल्ड वाइड। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने खुद तो बनाई नहीं है कि जाहिर है मुझे अब ये भी नहीं पता कि शायद किसी ने कहीं गली में खोल ली हो, लेकिन ये चीजें कंफर्म नहीं होती कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही ठीक होगा। मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एरर मुझसे भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यह है जनाब कि दुनिया में 3 बड़ी एक्सचेंज हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए सबसे बड़ी है, अच्छा याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसको NYSE भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें 500 से ज्यादा इंडेक्स जो है, इंडेक्स क्या होते हैं ये आगे जाके बताऊंगा, बस इतना याद रख ले, कुछ कंपनीज के कंबाइंड शेयर्स होते हैं, इस पर 500 से ज्यादा अमेरिका की कंपनीज के शेयर्स जो हैं ट्रेड होते हैं, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो ये मार्केट है। अगर मैं इंडेक्सेस बोलूं या मैं इंडिसेस बोलूं, ये एक ही वर्ड होगा, ठीक है, दोनों प्लूरल हैं, कुछ लोग इंडेक्सेस बोलते हैं, कुछ इंडिसेस बोलते हैं, दीज बोथ वर्ड्स हैविंग अ सेम मीनिंग, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाहिर है, मैंने बताया कि आपको सबसे बड़ी एक्सचेंज है, 22.4 से 22.6 बिलियन जो है वो डेली इसके ऊपर ट्रेड होता है। और अगर मैं इसका ईयरली करूं तो ये 27.7 से 28 ट्रिलियन की मार्केट है। आपको मैंने बताया था दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है जो 27-28 ट्रिलियन पे है, लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी। फिर हम दूसरी बात करते हैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की। तो टोक्यो एक्सचेंज जो है ये 18.9 से 19.2 बिलियन डेली ट्रेड कर रही है, उसका वॉल्यूम है। और अगर मैं ईयरली बात करूं तो 5.9 से 6 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली इसका जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और याद रखें ये दुनिया की सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन स्टॉक एक्सचेंज मानी जाती है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बड़ी तो वैसे न्यूयॉर्क है, उसका एक साइज है, लेकिन ये भी बहुत मसरूफ तरीन मानी जाती है, जिसकी 7.2 से 7.3 बिलियन डेली ट्रेड है। और इसको आप ईयरली कहें तो 3.89 या 4 ट्रिलियन तक इसकी जो है ट्रेड होती है। 60 से ज्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। फिर अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो मैंने कहा कि एक कॉइन होता है और एक टोकन होता है, ठीक है। कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, ये फिर बात कर लेंगे, लेकिन बता रहा हूं कि दोनों ही पेमेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। आसान कर देता हूं, मैं समझ लें अगर मेरी एकेडमी है तो मैं कॉइन हूं, ठीक है। अगर मेरी एकेडमी में अली अब्बास आके पढ़ा रहे हैं, या मेरी एकेडमी में अवैस शाह आके पढ़ा रहे हैं, या मेरी एकेडमी में आमिर अब्बास आके पढ़ा रहे हैं, तो वो समझ लें वो टोकन है। आसान कर रहा हूं चीज को, जब आप किसी भी किसी भी बड़े कॉइन की ब्लॉकचेन, ये आगे जाके चीजें बताऊंगा, बस वैसे बता रहा हूं, आप जिनको पता है उनको तो पता है ब्लॉकचेन क्या होती है, बड़ा तफसील से इंशाल्लाह आगे जाके चीजें बताऊंगा। मेरे साथ अटैच रहें, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह ताला आप 8-10 सेशन के बाद कहीं पे जब आप बैठेंगे, आपसे कोई बात करेगा तो उसको आप इंशाल्लाह ताला बताएंगे, हाँ जी भाई ये करता हूं, मुझे इसका पता है। और लाजमी मेरे भाई एक बात मेरी याद रखें, जिस तरह आपकी खुराक होती है ना, आपकी खुराक है, आप डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, इस तरह एक उस्ताद की खुराक होती है वो रिमार्क्स, जो स्टूडेंट उसके बारे में देता है कि नहीं सर मुझे आपकी समझ आती है, सर मुझे बहुत अच्छी समझ आती है, सर कमाल की समझ आती है। ये जो कमाल की समझ आती है ना, ये टीचर की खुराक होती है। जब आप मुझे मेरी खुराक देंगे, मेरे रिमार्क्स देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो बताएं, मैं अपनी इंप्रूवमेंट करूंगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ये आपका हक है कि अगर मौला अली का फरमान है, तुम्हें किसी ने एक लफ्ज पढ़ाया वो तुम्हारा उस्ताद है और फिर तुम उसके गुलाम हो, और मैं अपने उस्तादों का गुलाम हूं। आप मेरे गुलाम कम अज कम ना बने, लेकिन कम अज कम अपने इस फील्ड के गुलाम जरूर बने, क्योंकि जब तक आप इस फील्ड के या किसी भी फील्ड के गुलाम नहीं बनते, आप यकीन माने आपको कभी भी उस फील्ड के अंदर मालिक जो कि पैसा होता है कभी नहीं आपके पास आएगा। मालिक को दिखाएं कि मुझे तुझसे प्यार है, फिर ही मालिक आप पर एहसास करेगा, आप पर शफकत करेगा। इसी तरह टीचर को जब तक रिमार्क्स नहीं देंगे कि भाई जी कमाल समझ आती है सर आपकी, फिर जाके टीचर भी कहता है क्या बात है जी, मेरे तो पढ़ने वाले बड़े कमाल है। और मुझे पता है इंशाल्लाह, मैं गारंटी इस बात की देता हूं इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कि सर जी पूरी मेहनत करेंगे हम, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो यकीन माने मैं ये ग्रुप खत्म कर दूंगा, और हम ये ग्रुप ही खत्म कर देंगे। हमारे पास इस वक्त 6 सेशंस चलते हैं, 6 ग्रुप्स हैं, डेली एक सेशन होता है। अगर आप नहीं करेंगे, मैं हर सेशन में कहता हूं आप नहीं करेंगे दूसरे को खत्म करूंगा, दूसरे नहीं करेगा पहले को करूंगा, नहीं करेंगे तो सर ना करें, मेरे लिए तो नहीं कमाना ना आपने, या मैं आपने कमा के मुझे नहीं देना, या मैंने कमा के आपको नहीं देना। हाँ मैं जो दे रहा हूं, क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा तुझे ये पता था, तूने बताया, तेरी वजह से घर चले, तेरी वजह से किचन चला, वो सवाब मैं दूंगा। और यही मेरी वजह है, मैं कल को जाके आपसे फीस मांगूंगा
तो वो फिर देखिएगा, जब मांगूंगा फिर कहिएगा, मैं आपको प्लेटफॉर्म्स दूंगा, ये तरीका है और चल पड़े। इसीलिए जनाब फिर कहता हूं एंड पे, फिर मैं सेशन को थोड़ा आगे ले जाके खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हफ्ते को हम बात करेंगे और फिर हम इसका टाइम टेबल बनाएंगे, कोशिश करेंगे वर्किंग डेज पे ले आएंगे। हम आज रिस्पॉन्स चेक कर रहे थे कि आप लोग वर्किंग डेज में आते हैं या आप लोग छुट्टियों के डेज में आते हैं, लेकिन मसला यह है कि अगर एक ग्रुप में 60 लोग हैं और अगर 30 या 31 ज्वाइन है तो इसका मतलब है नॉन सीरियस लोग हैं। मैं 2-3-4 दफा मेरा एडमिन इस वक्त टोटली मॉनिटर कर रहा है, जो बंदा अगले 2 सेशन में नहीं आएगा, सीरियस नहीं होगा, वो डिलीट होता जाएगा। हमें सर कोई मसला नहीं है, और ये कोई अल्लाह माफ करे, मेरे आप काबिल एहतराम लोग हैं, मैं आप लोगों के साथ लड़ नहीं सकता, ना मुझे लड़ना है, मेरे सब भाई हैं, लेकिन अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सर आपने ये करना है। अगली बात, दूसरी बात ये है कि टोकन मैंने आपको बता दिया, कॉइन वो है जहां पर आप समझ लें उसकी एक ब्लॉकचेन है, और जब टोकन उसकी ब्लॉकचेन यूज करेगा तो वो टोकन बन जाएगा। मतलब जहां पर आप किसी का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वहां पर आप टोकन है, जब आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा तो वहां आप कॉइन है। ये बड़ी तफसील में आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, टोटल कॉइन 13,000 और टोकन मोर देन 2 लाख, इसको मैं 3 लाख भी मिलेंगे आपको, 2.5 लाख भी मिलेंगे आपको, बड़े ज्यादा टोकन मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी अगली चीज ये है, नेक्स्ट करेंसी पेयर पे मैं आ जाता हूं। देखें जी, करेंसी पेयर के बारे में मैं आपको एक पहले ये चीज समझा दूं, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है जो मैं आपको अब समझाने लगा हूं। आपको यहां पर बैक स्लैश के साथ लेफ्ट साइड पे यूरो EUR एक सिंबल होता है जो यूरो को बयान करता है। ये आगे जाके सिंबल आ जाएंगे, परेशान ना हो कि भैया की आ गया। EUR एक सिंबल है, जैसे आप पाकिस्तान को PKR से जाहिर करते हैं ना, PKR पैसे को जाहिर करते हैं ना, इस तरह जब आप दुबई जाते हैं अरब अमारात में तो आप AED बोलते हैं, जो है वो उसको आप AED बोल रहे होते हैं, एमिरेट्स दरम्स बोल रहे होते हैं ना आप उसको, ठीक है। तो इसी तरह आप जब जो है वो अमेरिका जाते हैं तो आप USD बोल रहे होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। AED को अरब एमिरेट्स डॉलर बोल रहे होते हैं। इसी तरह EUR यूरो को बयान करता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूरो /USD, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखें याद रखें, जब भी पेयर बनता है उस पेयर में 2 करेंसीज होती है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जी करेंसी जो है वो पेयर में जो है वो ट्रेडिंग होती है, ठीक हो गया। अब इस पेयर में 2 करेंसीज होती हैं। एक करेंसी वो होती है जो आप खरीद रहे होते हैं और उसकी मद में दूसरी बेच रहे होते हैं। एक करेंसी ये होती है कि आप वो बेच रहे होते हैं, उसको बेच के दूसरी खरीद रहे होते हैं, ऐसे ही है। इसके अंदर आप समझ लें यूरो और USD है, यहां पर आपको एक लेफ्ट साइड पे करेंसी नजर आ रही है, ठीक है। जो भी करेंसी आपकी लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है, चाहे वो अगर यहां पर यूरो USD बन गया, ठीक है, या USD /यूरो बन जाता। फिर बताता हूं, अगर यहां पर यूरो USD बन गए या अगर यहां पर इसको उल्ट करके रेसिप्रोकेट करें, उल्ट करें, USD यूरो बन जाए, तो आपने एक दिमाग में बात बिठा लें, जैसे अम्मी ने बचपन से कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, हम फिर भी बोलते हैं, लेकिन आपकी आज अम्मी, आपका उस्ताद कह रहा है कि भाई नहीं बोलना, ये समझ लें, ये समझ लें, ये समझ लें कि भाई जो यूरो है, जो लेफ्ट साइड की करेंसी है, इसको बेस करेंसी कहते हैं। याद रखें, इसको बेस करेंसी कहते हैं, इसको ट्रांजैक्शन करेंसी भी कहते हैं। देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट करेंसी ऑन लेफ्ट इज कॉल्ड बेस और ट्रांजैक्शन करेंसी, ठीक हो गया। जो करेंसी लेफ्ट पे होगी उसको बेस करेंसी भी बोलेंगे। कुछ हर बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा कि इसको ट्रांजैक्शन भी बोलेंगे, वो आपको कहेगा इसको बेस बोलते हैं। आपको बहुत कम टीचर्स ये बताएंगे कि इसको ट्रांजैक्शन करेंसी भी बोलते हैं, ठीक हो गया। कि आप कहीं बैठे हैं, आपसे कहे बेस कौन, ट्रांजैक्शन क्या होती है, आपको सर मैंने की पता की होंगी। दाता दरबार जाने के 10 रास्ते होंगे, मुजफ्फराबाद जाने के 100 रास्ते होंगे, मानसेरा जाने के 25 रास्ते होंगे, तो हर रास्ते का पता होगा तो आप अच्छे ड्राइवर होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो करेंसी राइट साइड पे है उसको हम कोट या काउंटर करेंसी कहते हैं। ये चीजें आपको स्लाइडों में मिल जाएंगी। देखें राइट साइड पे USD है, आपके लेफ्ट साइड पे पहले मैंने यूरो USD बताया कि मैंने जो लेफ्ट में था मैंने कहा वो बेस करेंसी है, इसको ट्रांजैक्शन करेंसी भी कहते हैं। और जो हमारे राइट पे है मैंने आपको कहा कि ये यूरो या USD है, मतलब USD जो है राइट पे है, जो राइट है वो क्या है, वो कोट करेंसी होता है, ठीक हो गया। इसको हम काउंटर करेंसी भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, अगर किसी को नहीं आई मुझे यहां पर रोक सकता है, मुझे कह सकता है सर जी सब्र करे, दोबारा बता दे, लेकिन अब मैं आगे जा रहा हूं तो अब मुझे ना कहिएगा। अच्छा, अगली चीज ये है, ट्रेडिंग टर्म्स की तरफ आ जाते हैं। देखें 2 चीजें हैं, और अच्छा इस एक बंदा मुझे सिर्फ कोई भी बोल के बता दे, आप बोर तो नहीं हो रहे? कोई एक बंदा माइक ओपन करके बताए आप बोर तो, अच्छा जी ठीक है, मैं अब आगे ले जाऊं, ठीक है
ओके ओके ओके। अच्छा, अब एक चीज आपको समझनी है कि जब भी आपने कोई भी करेंसी बाय करनी है, ये सोच के बाय करनी है कि भाई मैं 1 रुपए की लूंगा, 1.10 रुपए में बेच दूंगा। डजेंट मैटर कि आप वो करेंसी के कितने यूनिट बाय कर रहे हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, आपको पता है कि मैं अगर 1 गेंद खरीदूंगा उसमें 2 रुपए बचते हैं। अब आपने अगर 100 गेंद खरीदी, 2 रुपए बचे, तो इसका मतलब है कि आपने 2000 रुपया तकरीबन जो है मेरा ख्याल बचा लिया। तो अब डिपेंड करता है कि आपके यूनिट्स कितने हैं। अभी वो बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं, जब भी आप कोई करेंसी बाय करेंगे तो उस अमल को लॉन्ग करना कहते हैं। फिर बता रहा हूं, जब भी कोई करेंसी आप बाय करेंगे, वो अमल, वो एक्टिविटी को लॉन्ग करना बोलते हैं। जब भी कोई करेंसी आप सेल करेंगे, उस अमल को शॉर्ट करना बोलते हैं। फिर बता देता हूं, जब आपने करेंसी ली, बाय की, ये अमल क्या है? ये लॉन्ग है। जब आपने करेंसी बेची, ये अमल शॉर्ट है, ठीक है। ये चीज नहीं भूलनी आपने। अगर मैं आपको कल को मैं किसी से माइक ऑन करवा के कहूं, हाँ जी तुकीर साहब, हाँ जी अली अब्बास साहब, हाँ जी इरशाद साहब, बताएं जी, मुझे जरा बताएं जी लॉन्ग क्या होता है। तो सर मैंने पूछ लेना है, मैंने पूछना, हाँ जी बताएं जी शॉर्ट क्या होता है। तो आपने कहना जी सर ये शॉर्ट होता है। तो याद रखें कि जब मैं अगले सेशन में आऊंगा, मैं पिछले सेशन का कुछ भी पूछ लूंगा। और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पर बस सिखाना और सिखाने वाला और सीखने वाला है। तो इसमें कोई किसी को शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए कि पता नहीं जैन भाई ने, आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मैं कोई सख्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं कर भी सकता हूं। तो ये अंदाजा आप जेल में रख लें कि मैंने चीजें पूछ लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज जनाब ये है कि यहां पर आपको मैंने ट्रेडिंग टर्म में देखे, मैंने ना, अच्छा एक बात याद रखें, जब भी आप जो है वो किसी भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाएं, जैसे बाइनांस पे चले जाएं, आप वहां पर जाकर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो बाइनांस यूजर है उनको पता होगा। तो वहां पर एक बाइनांस का एक एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सचेंज होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर बनते हैं, या जो हम करेंसी ट्रेडर बनते हैं, या कमोडिटी ट्रेडर बनते हैं, तो भले किस तरह के ट्रेडर बनते हैं वो भी बताऊंगा, ट्रेडर की टाइप्स क्या होती हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमारी ट्रेडिंग के अंदर ये बात अपने ज़हन में रख लें कि हमारी अपने तरीकाकार होता है। और जब हम ट्रेड करने लगते हैं, हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म होता है। जैसे MT4 एक प्लेटफॉर्म है, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो उस पर जब आप ट्रेडिंग ओपन करते हैं ना, तो उसको कहते हैं ऑर्डर ओपन करना। यानी कि याद रखें, टेक्निकल टर्म है। जब भी आपने कोई भी ट्रेड, जैसे सर जी एक सीधी सी बात है, आपने फूड पांडा ओपन की, आपने कहा जी 2 पिज्जे भेज दें जी जो है वो फला फला डोमिनोज के। आपने कहा जी आपने क्या ओपन किया? आपने ऑर्डर ओपन किया। इसी तरह इसमें भी ऑर्डर ओपन होता है कि भाई मैंने $US खरीद लिया है, 4 यूनिट खरीदे हैं, 5 यूनिट खरीदे हैं, 5 रुपए का 1 यूनिट है, मैंने ट्रेड ओपन कर दी है, और अब मैंने ट्रेड ओपन करके इसको बाय कर लिया। जब आप बाय करेंगे 1 रुपए पे, और वो 1.40 पे जाएगा, मैंने ऊपर देखें एरो दिया हुआ है, जब आप बाय करते हैं तो चीज ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि जब बाय करेंगे, लॉन्ग करेंगे, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जब आप सेल करेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको आसान करके समझाता हूं, आराम से सुनो। आपके पास एक 10,000 का मोबाइल है, ठीक है। आपने वो 10,000 का मोबाइल उठाया, आपको एक लेके आप घूम रहे हैं। एक बंदे ने कहा, चले मोबाइल की नहीं मिसाल देता, आसान कर देता हूं। बकरा ईद आपके पास आ रही है, आप समझे जस्ट सपोज टू बी अ बुपाड़ी, ठीक है। आप अपने आपको बुपाड़ी बना लें 2 मिनट के लिए। चले मैं भी हूं, मैंने वो पढ़ना डाला हुआ है, मैं बुपाड़ी हूं। अच्छा जी, मैं जा रहा हूं, मेरे पास हाथ में 2 बकरे हैं। सामने एक बंदा आता है, कहता है जी हाँ जी कितने देने ने? मैं कहा भाईजान 2,80,000 रुपए दे। उन्होंने कहा यार जा जो देने ने वो गल कर। मैं कहा भाई ने देने ने। अब उसने मुझे 1,70,000 रेट लगा दिया। मैं कहा ना जी ना, नहीं बेचने। मैं अपनी अकड़ में वहां से मैंने रस्सियां पकड़ी। मैं ये ईद पे सारा यही कुछ होता है ना, आगे जाके देखिएगा, और बड़ा मजा आता है। अल्लाह के क्या हुस्न है ईद भी। अच्छा, हम आगे जाते हैं, तो आगे जाके एक बंदा मुझे मिलता, कहता है यार तू किन्ने तनु वो बंदा इन्ने अच्छे पैसे दे रहा सी, तनु पता है अगे की हो रहा है? उन्होंने कहा की हो रहा है? ओ यार अगे सारी मंडी दे विच रेट डिग गया है, पिछे नस ओदे जाके उन्हें हुणे ही बेच दे, अगे रेट डिगन लगा है। उन्होंने कहा क्यों डिगन लगा है? उन्होंने कहा यार अगे बारिश आन लगी है, बहुत ज्यादा कीचड़ होने लगा है मार्केट दे विच, ते मार्केट गंदी हो जानी है, व्यापारी लोगों ने आना ही नहीं। जो मार्केट च बंदियां ने नहीं आना, कितने बेचना जे? कल ईद दा दिन है। आपने कहा हो आप पीछे भागे भागे गए। आपने कहा 5,70,000 ही दे दो। तो ये एक मैं छोटी सी मिसाल, शायद आप लोग हंसे भी, वो एक जुगत बनी हुई है। एक बंदा होता है ना, वो ख्वाब में देखता है कि यार मैंने एक बकरी पकड़ी हुई है। तो वो बकरी पकड़ी हुई है, तो वो कहता है कि यार एक औरत आके पूछती कितने की देनी है? उसने कहा जी मैंने ना जी ये जो बकरी है ये कम से कम 2,000 रुपए की देनी है। उसने कहा जा काम कर, तू मेरे से 1,600 ले ले। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैंने नहीं बेचनी।
तो वो बंदा ख्वाब देख रहा था, उसकी ना आंख खुल जाती है, तो आंख खुल जाती है, कहता है ये तो ख्वाब था, आंख बंद करके कहता है चलो बाजी तुम 1600 ही दे रहे हो। तो ये मैं आपको चीज समझा रहा हूं कि यहाँ पर यही मिसाल है कि आपने एक करेंसी ये सोच के बेच दी कि भाई आगे जाके इसका रेट गिर जाना है, मैं इसको अभी बेच दूं। तो अगर एक चीज 10 रुपए की खरीदी है और आपने उसको अच्छे रेट पे उसी टाइम पे 14 रुपए पे बेच दी है, अगर एक 10 रुपए की लेके 14 पे बेच दी, मैं मिसाल दे रहा हूं, और आगे मार्केट जो है वो 7 रुपए पे चली गई है, आपने 14 रुपए के टाइम पे बेच दी है, तो मुझे ये बताएं कि 7 रुपए पे जाइए, आपको 7 रुपए का फायदा ही हुआ ना। तो जब नीचे मार्केट गिरती है तो नीचे अगर आपने चीज 10 रुपए में और ट्रेड ऑर्डर ओपन किया और वो चीज चली गई 4 रुपए पे, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 रुपए के टाइम पे ही मामला खत्म कर दिया, और नीचे जाने पर अब आपने 10 रुपए पे की ना, नीचे जाती गई मार्केट, जब सेल में नीचे जाएगी मार्केट तो आपको फायदा होगा, ठीक है, जब बाय में ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको फायदा होगा। बस एक जेन में बिठा ले, जब आप बाय करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी तो फायदा होगा, जब आप सेल करेंगे मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा। उसका मतलब ये होगा आपने अच्छे टाइम पे बेच दी, आपने चीज नुकसान पे जाने से पहले पहले बेच दी, आपने 10 रुपए पे बेच दी, बजाय इसके कि आप कल को 6 रुपए पे जाती तो बेचते, आपने तो खरीदी 10 की हुई थी, आप जब 6 पे बेचेंगे आपको तो 4 रुपए का नुकसान हो गया। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये होता है क्लोज ऑर्डर, जब बाय करेंगे लॉन्ग करेंगे ऊपर जाने पे फायदा, जब सेल करेंगे शॉर्ट करेंगे तो नीचे जाने पे फायदा होगा। ये चीजें आपको बता रहा हूं। देखें, यू बाय समथिंग बिकॉज यू बिलीव, आपको यकीन है इट्स प्राइस विल गो अप, यू सेल समथिंग, आपने कुछ बेचा बिकॉज यू बिलीव, आपको यकीन है इट्स प्राइस विल गो डाउन, कि ये प्राइस नीचे जाएगी, अभी बेच के मार्केट से निकल जाओ। तो याद रखें जब आपको पता हो रेट नीचे गिरा है तो आप सेल कर दें। और पता कैसे चलेगा भाई, वो ही तो पता करना है, ये कोई बाबा जी थोड़ी है कि आपने कहा मैच पे इतने पैसे लगा दो, ठीक है, ये तो कुछ पता ही नहीं है कि शायद अफरीदी ने क्या करना है। ये बकायदा एक प्रॉपर फील्ड है जहां पर आपको अलग अलग इंडिकेटर मिलेंगे, आपको स्लाइडें मिलेंगी, आपको प्रोसीजर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आज की आखिरी स्लाइड है, उसके बाद मैं सेशन जो है वो खत्म करूंगा और आपसे फिर इजाजत मांगूंगा, और क्योंकि अब आप लोगों का भी काफी टाइम हो गया है, और मैं जो है 11 टोटल 22 स्लाइड्स हैं, और 11 स्लाइड जो है मैं आज आपकी कंप्लीट करके ऑफ करूंगा, फिर आगे नेक्स्ट हम हफ्ते वाले दिन करेंगे, और आगे फिर इंशाल्लाह कोई बात नहीं, स्लो चले, कोई जल्दी नहीं है, कोई हमारे पीछे नहीं लगा हुआ, ठीक है, स्लो चलें। अच्छा, करेंसी पेयर रिलेशन जो होता है जाहिर है ये आपको पता ही है। अच्छा, मेजर करेंसी पेयर क्या होते हैं, ये आखिरी आज का पॉइंट है, मैं बता दूं ये 3 पॉइंट बता रहा हूं, फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। देखें जी, एक मैंने आपको ऊपर जाके बताया था कि करेंसी पेयर 3 तरह के होते हैं, एक मेजर होता है, एक क्रॉस होता है, और एक होता है एक्सोटिक करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर वो होता है जिसके अंदर हमेशा यूएस डॉलर मौजूद होगा। याद रख लें, अगर किसी भी करेंसी पेयर के अंदर यूएस डॉलर लाजमन मौजूद हो उसको हम मेजर करेंसी पेयर कहेंगे, ठीक है। फिर बताता हूं, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा होगा यूएस डॉलर CHF के साथ, देखें मैंने यहां लिखा भी हुआ है, यूएस डॉलर लेफ्ट साइड पे है, आपको पता होगा फिर क्या है ये समझे, ये तो फिर बेस करेंसी है, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन करेंसी है लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली क्या है, CHF है, ठीक है। CHF का मतलब क्या है, ये काउंटर करेंसी है या ये कोर्ट करेंसी है, ठीक हो गया। अब देखें यूएस डॉलर मौजूद है ना इस पेयर के अंदर, जिस पेयर के अंदर यूएस डॉलर मौजूद होगा उस पेयर को मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। जिस पेयर के अंदर यूएस डॉलर मौजूद होगा उसको मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। देखें, इस सब के अंदर यूरो है तो यूएसडी मौजूद है जी। यूरो क्या है, ये यूरो जोन कंट्रीज हैं, आपको पता होगा, मैं बता देता हूं। 1981 में 28 ममालिक इकट्ठे हुए थे यूरोप के, ठीक हो गया, मैं आपको नाम भी गिनवा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और 2002 में इन लोगों ने इसको इसके अंदर यूरो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और उसमें यूरो इस्तेमाल होता है। जी जी, हेलो। अच्छा, तो उसमें बता ये रहा हूं कि 2002 में ये सब इकट्ठे हो गए, ठीक है, और उसमें यूरो इस्तेमाल हो गया। तो यूरो का जो सिंबल है वो EUR है। ये सिंबल नहीं याद होंगे तो पता नहीं चलेगा। देखें, घर में 3 दोस्त हैं, घर में 3 बंदे हैं, एक अशरफ है, एक असलम जी, एक किसका माइक ओपन है वो बंद करे, जिसका माइक ओपन है वो बंद करे।
आपका नेट ही खराब है सर, जो बोल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, चले आप अभी ना बोले, मुझे मैसेज में कर दीजिएगा जो भी बात आपकी होगी। अच्छा, तो अगली चीज बताता चलूं कि मेजर करेंसी पेयर वो होते हैं जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर लाजमी होता है। जैसे देखें यूरो आया हुआ है, जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, यूनाइटेड किंगडम का, ये इसकी सिंबल है। जैसे एक घर में अशरफ, असलम और असगर होता है ना, और आपको सबकी पहचान होती है, ये असगर बैठा है, ये असलम बैठा है, ये अशरफ बैठा है, आप उनको पहचान के उनसे बात करते हैं कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दोस्त है, मैं मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह जब तक आपको करेंसी के सिंबल नहीं ना पता होंगे, आपको ये भी नहीं, वहां पे झंडे नहीं आने कि आपको पता चले अच्छा यार ये झंडा, अच्छा ये आप झंडे ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा है, वहां पर आपको सिंबल आने हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी भी समझ लें। आगे है यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई कहते हैं जापानीज येन को, ठीक है। ये दुनिया की बड़ी करेंसीज हैं, 7 बड़ी करेंसीज, यूनाइटेड स्टेट्स को निकाल के उसके बाद दुनिया की 7 बड़ी करेंसीज हैं। इसको बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज भी कहते हैं, बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज, ठीक है। यानी कि दुनिया में 8 बड़ी इकोनॉमीज हैं जो सबसे ज्यादा अमीर हैं। यूरोप सबसे ज्यादा अमीर है, पाउंड सबसे ज्यादा अमीर मुल्कों में आता है, मतलब पाउंड का जो यूनाइटेड किंगडम का है। यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको पता ही है, येन सबसे अमीर है। सीएचएफ अमीरों में आता है, मतलब स्विट्जरलैंड का जो फ्रैंक है। सीएडी कैनेडियन डॉलर अमीरों में आता है। एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमीरों में आता है। एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर अमीरों में आता है। तो ये चीज याद रखेंगे, जिस करेंसी पेयर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, देखें इन तमाम पेयर में यूएसडी लाजमी है, तो ये मेजर करेंसी पेयर होता है, इसको कहते हैं मेजर करेंसी पेयर, ठीक हो गया। इसी तरह बस मेरा ख्याल है आज के लिए बहुत है, जो है मैं अभी अभी किसी ने बंद नहीं करना। जी अच्छा, दूसरा जो नेक्स्ट सेशन है वो यार एक तो इतनी चैट्स ओपन हुई है। ओके 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 अच्छा जी, अब मुझे आप में से जिससे मैं पूछूंगा, बस हल्का सा ये लास्ट कंक्लूजन है, पूछूंगा कुछ नहीं, परेशान ना हो, मैं कुछ नहीं पूछता, मैं बस एक चीज पूछ रहा हूँ जिससे पूछूंगा कि बस ये बताना है कि समझ आई है, बस ये बताना है, और कुछ पूछ नहीं रहा मैं आपसे। खिजर हयात भाई जरा माइक ओपन करें और ये बताएं कि मेरी ओवरऑल आवाज आ रही थी और आपको समझ में चीजें आई हैं कि मैं मजीद इंप्रूव करूं। खिजर हयात भाई, मेरा ख्याल है खिजर हयात भाई है ही नहीं आप। अच्छा चलें जी, आमिर हुसैन साहब जरा थोड़ा सा बताइएगा सर जी, माइक ओपन करके बताइएगा। आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई, ओके जी, ओके सर, जी जी, ओके ओके ठीक है। खिजर भाई आप बताइए, खिजर भाई, जी खिजर जी भाई। जैन भाई, आपकी आवाज थ्रू आउट आती रही है, सब चीजें समझ आई हैं। ओके ओके, समझ में आया है? जी जी बिल्कुल। तब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जो है बस ये छोटा सा सेशन है, बस ये मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें से आमिर भाई आप बताइएगा, आमिर भाई हासिलपुर से। जी बेहतरीन माइक ऑफ कर, माइक ऑफ, बाकी माइक ऑफ कर दें। बेहतरीन समझ आ जी रही ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आमिर भाई कोई मसला कोई नहीं है? नहीं बेहतरीन है। ठीक हो गया। आमिर आवाज हुसैन भाई कटिंग हो रही है, मुल्तान से, बाकी ठीक। बस ठीक है, ठीक है। आमिर हुसैन भाई मुल्तान से, जी आमिर भाई मुल्तान से, अच्छा चलें चलें जी, नेक्स्ट सेशन जो है हमारा अभी मेरा ख्याल है आपकी डिस्टॉर्शंस हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को होगा, ठीक है, अपने जहन में रखिएगा, नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को होगा, फिर हम आगे जाके जो है वो बना लेंगे इंशाल्लाह अपना जो भी शेड्यूल हमारा बनता है। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, और बाकी अब लोगों को जो आपके साथ आपकी वजह से ज्वाइन हुए हैं उनको भी जरा थोड़ा सा जो है वो बताएं, उनको कहें कि जनाब आ जाया करें सेशन में, मजाक नहीं हो रहा होता, आपके फायदे की चीजें आ रही हैं।
ठीक है, तो जिसने आज का सेशन मिस किया है वो जाहिर है वो खुद जिम्मेदार होगा लेकिन बहरहाल हमने अब इसको इंशाल्लाह आगे ऐसे स्टार्ट करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन सैटरडे को 9:30 बजे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है सेशन में। फिर हमको बीच में एक ऐसा सेशन रखा करेंगे जिसमें जो है हम गपशप लगाया करेंगे, मतलब कोई एक महीने में एक ऐसा दिन रख लेंगे जिसमें 1 डेढ़ 2 घंटे का सेशन करेंगे, उसमें पढ़ेंगे नहीं, उसमें बस अपना जो पढ़ा होगा उसको डिस्कस करेंगे और एक दूसरे से गपशप लगाएंगे कि भाई क्या समझ आ रहा है, क्या सीखा, क्या किया, कहाँ कहाँ क्या करते रहे हो। तो इस तरह का कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यहाँ पर समझें कि सबको कुछ नहीं आता, समझे किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो ये शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए आपने बिल्कुल नहीं शर्माना। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होती है और इंशाल्लाह ताला बड़ा जो है कोशिश करेंगे कि और अच्छे अंदाज में मैं अपने भाइयों को सिखाऊं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।